सब कैसे हो स्टूडेंट? सब ठीक है बेटे? लगभग ठीक ही होगा भगवान के दया से। अभी गणेश पूजा का अवसर है, विश्वकर्मा पूजा हुआ, आपका पर्वों का दौर शुरू हो चुका है और इसमें आपका कुछ पढ़ाई भी बाधित होता होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना एंजॉय भी करते रहना है और पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहना है ना। तो पिछले बार बेटा मैंने बताया था आपको हिरोशिमा शीर्षक कविता के बारे में और उसमें कैसे कवि परिचय निकाला जाता है और उसमें एकक शब्द करके मैंने बताया था कि कैसे व्याकरण भी उसमें एक मायने रखता है और यदि चाहे तो हम लोग उसी में भी बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। तो आपका अभी बहुत सारे ऐसा आया क्वेश्चन कि सर संधि करने में थोड़ी परेशानी है, तो संधि करने में परेशानी है तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको संधि के बारे में बताता हूँ। ठीक है, क्या बतलाता हूँ? संधि विच्छेद। और ये जो व्याकरण जो होता है किसी क्लास लेवल पर नहीं होता है। आप 5 क्लास का एग्जाम दो, इंटर का दो, बीए का दो, बीएड का दो या किसी भी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम दो, आपको व्याकरण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक भाग है और उसी को लेकर के मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ संधि के बारे में। सबसे पहले समझेंगे बेटा कि संधि क्या है बेटा? संधि, संधि का मतलब ही क्या होता है? जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़, जोड़ना, किसी भी वर्णों को जोड़ना। तो संधि विच्छेद का सिंपल इसमें वर्णों का योग होता है। संधि में किसका योग होता है? वर्ण का। जैसे क ख ग। आप पीछे में भी आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे स्टूडेंट्स कि वर्ण जो है कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और विसर्ग वर्ण। और उसी वर्ण को हम जब जोड़ देते हैं और एक पद का निर्माण करते हैं तो वही क्या कहलाता है? संधि। यानी यहाँ संधि पहला क्वेश्चन हो जाएगा बेटा कि संधि किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? संधि किसे कहते हैं? हम लिखेंगे दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। आप अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ दूसरा ऑप्शन है संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आप अगला क्वेश्चन आता है, देख रहे हो कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आप तो ये संधि का कितने भेद है? तो 3 भेद। अब ये स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, अब ये स्वर संधि का कितने भेद होते हैं? ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। और पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है आयादी स्वर संधि और 5वां है यन स्वर संधि। तो अभी आपको यहाँ पर बोर्ड में देख रहे हो कि ये 3 अभी बताया जा रहा है। तो ये तो सिंपल है कि बहुत सारे को ये पता होता है कि हाँ सर ये तो जानते हैं कि संधि से कहते हैं इतने प्रकार के होते हैं, लेकिन संधि करेंगे कैसे? तो इसके बारे में आपको समझना है। हर कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करो, ये तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपको समझ में नहीं आएगा फिर हम आपको बताएंगे। ऐसा हमें विश्वास है कि यह जो है पूर्ण रूप से आपको समझ में आ ही जाएगा। पहले बेटा हम क्या करें? समझें। क्या समझें? पहला होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ आ, इसको मान लो स्वर वर्ण जो होता है, स्वर संधि में स्वर वर्ण का मेल होता है और स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। पहला अ, आ, हर्षय, दीर्घय, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 वर्ण जो है ये क्या है? स्वर वर्ण है और यह जब आपस में जब जुड़ेगा तभी वह जो है स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख रहे होंगे कि मैंने ओ आ क्यों लिखा। ये पहले समझ लो बाबू कि यह जितने 11 वर्ण हैं ये ऐसे ही मान लो अपने परिवार का मेंबर मान लो। क्या मान ले? एक परिवार का मेंबर। जैसे ओ आ, एक भाई है, ये ओ छोटा है, आ क्या है? बड़ा है।
ठीक है। उसी तरह से दूसरा परिवार में है हर्षई छोटी है और दीर्घई बड़ी है। और उसके बाद तीसरा परिवार में हर्षऊ मतलब छोटा, दीर्घ उ मतलब बड़ा। उसी तरह री जो है यह एक परिवार में अकेला भाई है तो यह इसको बड़ा माना जाए। ए छोटा भाई, आई बड़ा भाई, ओ छोटा भाई और औ बड़ा भाई। ठीक है, ये आप मान लो कि ये इधर जितना देख रहे हैं ये सब क्या है, छोटा है। सब क्या है यार, छोटा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर्षौ, हर्षई, हर्षौ, ये छोटी। और दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। आप आंसर भी लिखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का, लॉन्ग मीन्स दीर्घ, तो लंबा उत्तर का। तो अ के अपेक्षा आ में हमें शब्द उच्चारण करने में मात्रा ज्यादा लगता है। जैसे अ आ तो क्या होता है, इसमें आवाज ज्यादा लगता है। तो ये क्या हो गई, बड़ा। हर्षई, हर्षई है ना, बहुत सारे क्या बोलते हैं उच्चारण में, हर सही। ये उच्चारण बिल्कुल गलत है, हर सही नहीं होता है। हर्ष ई, हर्ष का मतलब होता है छोटा, ई का मतलब होता है ई। दूसरा होता है दीर्घ ई, दीर्घ का मतलब बड़ा, और ई बड़ी ई। हर्ष ओ मतलब छोटा ओ, दीर्घ ओ मतलब बड़ा ओ, री बड़ा ही है, ए आई ओ औ। ये उच्चारण जब आप सही से करो बेटा तभी आपको ये समझ में आएगा। आप संधि होता कैसे है, तो संधि जो किया जाता है इसका नियम है कि पहला पद का अंतिम वर्ण, पहला पद का अंतिम वर्ण और प्लस दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संधि। अब कैसे किया जाता है, इसको संधि के बारे में बताया जाए कि संधि कैसे करते हैं। बहुत सारे कंफ्यूजन है, ये आपको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो एक बार पुनः फिर से समझ लेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वेरी गुड। उसके आगे आप ये तो मान लो कि ये तीन है संधि, ये दादाजी है। क्या है यार, दादाजी। और स्वर संधि बड़े दादाजी, व्यंजन संधि मझले दादाजी और विसर्ग संधि छोटे दादाजी। अब स्वर संधि का कितना बेटा है, स्वर संधि का यहाँ दिखाया गया बेटा, स्वर संधि का 5 बेटे है ना, 5 भेद यानी 5 बेटा है। पहला क्या है, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, यंग स्वर संधि और आयाती स्वर संधि। आप ये जानेंगे कि आप हम ये दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है, आपको बेटा समझ में आ गया होगा। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। जैसे अभी आपको यहाँ बताया गया, ये ओ छोटा है, आ बड़ा है, हर्षई छोटा है, दीर्घ ई बड़ा है, हर्षऊ छोटा है, दीर्घ ऊ बड़ा है। तो ये हर हालत में दीर्घ स्वर संधि जो होगा वो हर हालत में क्या होगा, बड़ा ही होगा। अब जैसे इसका क्या है, और प्लस ओ, अब क्या लिखते हैं यहाँ पर, इसका दीर्घ स्वर संधि का नियम जो है, नियम 1 में होता है कि यदि ओ या आ के बाद, यदि ओ या आ के बाद, यदि ओ या आ के बाद ओ या आ आए तो दोनों मिलकर के क्या बन जाता है, आ बन जाता है। क्या बन जाता है, दोनों मिलकर के आ बन जाता है। अब जैसे यहां देखा जाए, जैसे यहां पर है अन्न, क्या लिखा हुआ है, अन्न जोड़ अभाव। क्या लिखा हुआ है, अन्न जोड़ अभाव। आप इसको संधि करना, क्या करना, ये क्या हुआ, संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब अलग होना, विच्छेद का मतलब क्या होता है, अलग होना, और संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ये अभी आपको जो बताया जा रहा है ये विच्छेद किया हुआ है, टूटा हुआ है, और हम पहले इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग संधि। और यदि बोले संधि विच्छेद करें तो आपको वहां पर विच्छेद करना मतलब इस तरह तोड़ना है, जुड़ा हुआ रहेगा। और ये क्या हुआ, टूटा हुआ है, इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अभी आपको पहले बताया गया था कि संधि विच्छेद जब भी किया जाता है तो पहला पद का अंतिम वर्ण और प्लस दूसरे पद का प्रथम वर्ण। तो इसमें पहला पद कौन है, अन्य क्या है, प्रथम पद है, अन्य क्या है, प्रथम पद, और अभाव क्या है, दूसरा पद है। तो आपको ये दोनों का प्रथम वर्ण पहला पद का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या है, 9, अंतिम वर्ण क्या है, 9, और दूसरे पद में क्या है, प्रथम वर्ण में क्या है, ओ। पहला वर्ण का अंतिम वर्ण 9 और दूसरा पद का प्रथम वर्ण क्या है, ओ। तो 9 जब बोलेंगे तो 9 है, 9 प्लस 9 हलंत प्लस ओ बराबर क्या होता है, 9।
तो इसमें ये क्या है, नौ में क्या लगा हुआ है, ओ, नौ में क्या लगा हुआ है, ओ और प्लस ओ, ये क्या बन जाएगा, आ, ये पीछे वाला रह जाएगा, अन्य रह जाएगा, और ये इसका ओ और इसका ओ दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, आ, क्या बन जाएगा, आ, तो ये क्या हो जाएगा, अन्ना, क्या हो जाएगा, यह अन्ना भाव। जब भी संधि करें तो इस बात को ध्यान रखें कि दोनों पद का अर्थ जो है लगभग कुछ होता है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द जिसे बोलते हैं, है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि उसके शब्दों को आप समझ सके। तो ये अन्ना जोड़ अन्य जोड़ अभाव बराबर क्या हो गया, अन्ना भाव। अन्य का मतलब क्या होता है, अनाज, अभाव का मतलब क्या होता है, कमी, तो अनाज की कमी को क्या बोला जाता है, अन्ना भाव। ये आपको आगे अन्य जोड़ अभाव बराबर क्या हो गया, अन्ना भाव। अब ऐसे में से एक नियम यदि आप याद करोगे तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव जो है बहुत तरीके से निकल जाता है। आप जैसे इसमें देखो, पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, पहला ऑब्जेक्टिव आपका हो जाता है, जैसे यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि अन्ना भाव, क्या हो जाएगा, अन्ना भाव। अब इसका बोलेगा पहले कि इसको संधि विच्छेद करें, क्या करें, इसको संधि विच्छेद करें। अभी हमने सीख लिया संधि विच्छेद करें, तो इसको क्या करेंगे, संधि विच्छेद में क्या करेंगे, अन्य जोड़ अभाव, क्या करेंगे, अन्य जोड़ अभाव। अब दूसरा ऑप्शन आएगा कि ये अनाभाव, क्या है यार, ये अनाभाव है, किस संधि का पद है, अनाभाव किस संधि का पद है, तो हम अभी किसका बना रहे हैं, स्वर संधि का, किसका बना रहे हैं यार, स्वर संधि का। तो दूसरा ऑप्शन आपको लिखना होगा स्वर संधि। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अनाभाव जो है स्वर संधि का कौन सा संधि है, ये स्वर संधि तो है लेकिन स्वर संधि का कौन सा स्वर संधि है, ये किसका हो जाएगा, आपका पहला का क्या बताया गया था, दीर्घ स्वर संधि, क्या बताया गया था, दीर्घ स्वर संधि का। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। और चौथा डी में आ सकता है कि अनाभाव में किन किन वर्णों का योग हुआ है, अन्नाभाव में किन किन वर्णों का योग हुआ है, तभी हमने निकाला बेटा, यहाँ पर अन्य में ओ है और प्लस ओ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और सेकंड पद का प्रथम वर्ण। तो इसमें नौ में क्या था, ओ और ये ओ, तो ये किन किन वर्णों का योग हुआ है, ओ और ओ का, क्या होगा, ओ और ओ का, ये ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर डी ई नंबर में रहेगा कि ओ और ओ से, ओ और ओ से नया वर्ण क्या बनेगा, तो यहाँ पर क्या बना, अन्य जोड़ा भाव, ओ प्लस ओ बराबर आ, इस तरह से इसमें क्या बन गया, आ। तो आपको एक बताया गया सिर्फ स्वर संधि का, और स्वर संधि में से देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव कितना निकलता है, तो आपको इस तरह से अब समझना होगा, अन्य जोड़ अभाव बराबर अनाभाव। उसी तरह से आपको क्या रहेगा, हिम जोड़ आलय, तो इसमें क्या हो जाएगा, हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय। तो हिम में क्या है, पहला पद हिम जोड़ आलय, तो हिम में क्या है, ओ, हिम में क्या है, ओ प्लस आलय, ओ प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा, हिमालय, क्या हो जाएगा, हिमालय। अब यहाँ देखो पहला, आप ये उसी तरह से आपको ओ प्लस ओ निकला, आप निकलता ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद, ओ या आ आए, यानी दोनों जो भी रहेगा हर हालत में बड़ा ही बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा का मतलब ये दीर्घ होता है, और इसके मतलब आपको निकालते हैं। अब यहाँ पर ओ प्लस ओ निकला था, आप निकालते हैं ओ और आ, तो हिम जोड़ क्या होगा, आलय, हिम जोड़ क्या होगा, आलय, हिम प्लस आलय, तो क्या हो गया, हिमालय। कैसे हुआ हिमालय, कि हिम में क्या है, मो, मो में क्या है, ओ और प्लस आ, तो ओ प्लस आ बराबर आ, तो ये क्या हो गया, हिमालय, ठीक है। और हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब बर्फ, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, और आलय का मतलब क्या होता है, घर या भंडार, तो बर्फ का भंडार या बर्फ का घर, तो ये क्या हो जाएगा, हिमालय। अब बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया कि ओ प्लस ओ भी बराबर आ होता है, तो हम यदि यहाँ पर हिम जोड़ अलय कर दें, हम आलय नहीं करेंगे, हिम जोड़ अलय कर देंगे, तब पर भी तो ओ प्लस ओ बराबर तो आ हो ही गया। लेकिन ऐसे जगहों पर बताओ ना कि अलय का मतलब क्या होता है, अलय का मतलब कुछ होता है नहीं,
आपको पहले ही बताया गया कि संधि जब भी करेंगे तो दोनों पद का क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। तो अलय का मतलब कोई विशेष अर्थ होता नहीं है। और आलय जब लिखेंगे तो हिम जोड़ आलय, हिम मतलब बर्फ हो गया और आलय मतलब क्या हो गया, घर हो गया। गुड। तो ये क्या बन गया, हिमालय। अब बोलेगा इनमें कौन कौन वर्णों का संधि हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, ओ और आ का। ठीक है, इसी तरह से आगे पढ़ेंगे, ओ प्लस ओ बराबर आ था, अन्नाभाव। उसी तरह ओ प्लस आ हो गया, यहाँ ओ जोड़ ओ था तो अन्नाभाव का, यहाँ ओ प्लस आ हो गया, हिमालय हो गया। इसी तरह से आगे पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, अब मान लो कि हम पढ़े आ प्लस आ, क्या पढ़ेंगे, आ प्लस ओ या आ प्लस आ, तो आ प्लस ओ। अब इसके बारे में क्या हो जाएगा, विद्या। क्या हो जाएगा, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी। तो क्या हो गया, विद्यार्थी। विद्या का मतलब विद्या जानते ही हो, और अर्थी, अर्थी का मतलब क्या होता है, अर्थी का मतलब, अर्थी का मतलब होता है बोझ ढोना। क्या होता है, अर्थी मतलब बोझ, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या का बोझ यानी विद्या का भार उठाने वाले को क्या कहते हैं, विद्यार्थी। आप देख रहे हैं कि दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है, समान समान निकल रहा है। तो विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। तो यहां से आपको ज्यादा समझ में ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। इसी तरह से ओ प्लस ओ रहे तब पर भी वो आ हो जाएगा, आ प्लस आ रहेगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और उसी तरह से हर्षई प्लस हर्षई, जैसे यहाँ हर्षई प्लस हर्षई, हर्षई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई, या दीर्घई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई। उसी तरह हर्षई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई। और क्योंकि ये सब अपने आप में मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। जब ये दोनों अपना बनेगा तो आ हो जाएगा, इससे हर्षई से हर्षई मिलेगा दीर्घई हो जाएगा, हर्षऊ से हर्षऊ मिलेगा तो दीर्घऊ हो जाएगा। या इस तरह से ये जितने भी हो जाएंगे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बड़ा। और ये जितना भी होता है ये सर बार बार पुनः बताया जाता है कि ये क्या होता है, आपको हर हालत में ये बड़ा बनाना है। क्या बनाना है, बड़ा। आप जैसे यहाँ पर आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। अब क्या होगा, एक उदाहरण बता सकते हैं इसको, आ प्लस आ से बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। और इसमें से और लोग परीक्षार्थी लोग करते क्या है, किसको रट लेते हैं, हिम जोड़ालय है ना, विद्या जोड़ार्थी, शिव जोड़ालय शिवालय, ये रट लेते हैं। ये रटने की कोई बात नहीं होगा। यदि इसको हम बनाने का तरीका जान जाए, सीख जाए, तो हमें जो है हर तरह से, आपको हमने बताया ना प्रभु कि यह कितने तरह से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। रटेंगे तो क्या होगा उससे, अब हम रट लिए हिमालय का, परीक्षा में आ गया रमेश का, तो आ गया नरेश का, तो क्या करोगे, तब तो वहां पर नहीं होगा, नंबर आप पर कट जाएगा। इसलिए आपको ऐसा करना है, रटने से ज्यादा आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और ये व्याकरण ही ऐसा चीज है जो आपको शुद्धता लाने का काम करेगा, हर जगह आपको शुद्धता लाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे अनभिज्ञ रहने के कारण अब होता है कि अगला के बारे में गुण स्वर संधि का, वह आगे के बारे में बताया जाएगा गुण स्वर संधि का। लेकिन कुछ लोग क्या करता है कि जैसे मान लो क्या रमेश, क्या है रमेश, तो क्या करता है इसको रम जोड़ एस, क्या हो गया रमेश। ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। रम का मतलब क्या होता है, रम का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है हिंदी में। इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन यदि हम इसको आप करेंगे गुण स्वर संधि से, तो इसमें क्या हो जाएगा, रमा, क्या हो जाएगा, रमा जोड़ इस, क्या हो जाएगा, रमा जोड़ इस। तो आ जोड़ ई, आ जोड़ दीर्घई या आ जोड़ हर्षई बराबर ए, तो रमा जोड़ इस, तो आ जोड़ ई बराबर ए, तो ये क्या निकलेगा, रमा जोड़ इस बराबर रमेश। क्या हो जाएगा, रमेश। और इसका अर्थ क्या होता है, आप एक याद करोगे, एक से 25 चीज आपका बन जाएगा। अब रमेश का मतलब क्या होता है, किसका पर्याय है, रमेश समानार्थी किसका पर्याय, विष्णु का। रमेश किसका पर्याय है, विष्णु का। अब यहाँ पर देख सकते हैं बेटा कि रमा का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी। रमा का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी। और इसका मतलब होता है मालिक या स्वामी या पति। तो लक्ष्मी का स्वामी या लक्ष्मी का पति या लक्ष्मी का मालिक,
तो लक्ष्मी का स्वामी कौन है? रमेश, यानी रमेश किसका पर्याय हुआ? अब लक्ष्मी का पर्यायवाची आपको रमा बताया गया, तो उसी तरह से रमेश हो गया, जो लक्ष्मी का मालिक है रमेश। तो अब रमेश किसका पर्यायवाची हुआ? विष्णु का। तो आपको देखें यहाँ रमा जोड़ी इस बनाए तो रमेश हो गया, रमेश किसका पर्यायवाची है? तो विष्णु का है, हरि का है। तो इस तरह से आपको यह अर्थ निकलना चाहिए। और कुछ लोग जोड़ देते हैं कि ओ और ए, इसका मात्रा ए निकलता है तो ओ में ए जोड़ दिया रमेश। ऐसे आप ऑब्जेक्टिव में फंस जाओगे, है ना। एक मैट्रिक का एग्जाम या इंटर का एग्जाम की बात नहीं है, जितने भी एग्जाम में इस तरह से आपका नंबर कट जाएगा। अभी आपका बीएड का एग्जाम हो, डीएलएड का एग्जाम हो, या जितने भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे, उसमें से ये संधि विच्छेद जो है बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। और इस तरह से आपको ये समझना होगा कि हर का अर्थ होता है और अर्थ के अनुसार ही बनाया जाता है। अब यहाँ पर जितना हर्षाई प्लस हर्षाई बराबर दीर्घाई, हर्षाई प्लस हर्षाई बराबर दीर्घाऊ, ये जितना भी होगा आपस में जुटेगा, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। कौन सा स्वर संधि? स्वर संधि तो कहेंगे ही कहेंगे। कौन सा स्वर संधि कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, और बड़ा के अर्थ में आपको निकालना पड़ता है। इस तरह से आपको ये क्या है समझना होगा, तब ये आगे जाकर के संधि विच्छेद बनेगा, और नहीं तो इसे कुछ भी बनने वाला नहीं है। ये हर्षाई प्लस हर्षाई, आप सिंपल संधि क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? संधि। चलो ठीक है। आजकल शादी विवाह में तुम लोग कहीं गया होगा बेटा? गया होगा ना। शादी विवाह में जाते हो कि नहीं? शादी विवाह में जाते हो ना, बाराती गया होगा, या आपके गांव घर में कहीं शादी हुआ होगा। चलो ये संधि को हम मान लेते हैं समधि। क्या मान लेते हैं? समधि जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो। समधि का मतलब जो शादी जब होता है तो वर का पिता और वधू का पिता दोनों जब मिलता है तो क्या कहलाता है? समधि। और बाकी जो लोग रहते हैं, बाराती वाला रहते हैं, सराती वाला रहते हैं, शादी में तो साथ होता है, लेकिन क्या रहता है? वो बिल्कुल सिर्फ साथ में रहता है, लेकिन मिलन किसका होता है? समधि का। अब यहाँ पर देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर क्या बताया गया? रमेश। क्या बताया गया? रमेश। अब यहाँ पर क्या? र मा जोड़ इस, रमेश, ये बताया गया, अभी तुरंत बताया गया बेटा। और ये रमा जोड़ इस क्या बताया गया था? गुण स्वर संधि का। अब यहाँ देखो संधि, आप बोलेंगे सर आप संधि बोले समधि। अच्छा चलो बेटा मान लो समधि बोल रहे है ना, या शादी भी आके बोल रहे, या मान लो कि वर वधू का शादी हो रहा है, तो जब बाराती, ये क्या है बेटा? बाराती पार्टी है। क्या है? यहाँ बाराती है। और ये क्या है? सराती, मतलब जो घर वाला जो होता है सराती। मिलता है कौन? लड़का और लड़की। इसमें से लड़का कौन है? पहले बताया गया, पहला पद का अंतिम पद। पहला पद का अंतिम पद क्या है? ये आ। और दूसरे पद का प्रथम पद ई। यही दोनों में मिल रहा है, ठीक है, यही दोनों मिल रहा है। ये लड़का है और ये लड़की है, दोनों मिल गया। और ये लड़का के घर में लड़की आना है, तो ये लड़की वाला पार्टी है, ये किस में आ गया? लड़का के साथ, यानी ये बोलेरो गाड़ी हो गया। क्या हो गया? या बोलेरो गाड़ी। और इस बोलेरो गाड़ी पर लड़की जो है लड़का के पास आकर के बैठ गया। अब याद देखो, ये पहले र तो था ही, माँ, इसको जोड़ा गया और इसको जोड़ा गया, तो ये आ और ई दोनों मिलकर के क्या बना? ए, जो गुण स्वर संधि में है। ओ प्लस हर्षई बराबर ए, या आ प्लस हर्षई बराबर ए, या आ प्लस दीर्घई बराबर ए, ये गुण स्वर संधि का है। और यहाँ पर देखो बेटा ये क्या हुआ? आर ई दोनों मिल गया, दोनों मिल करके ये दोनों क्या बन गया? ए, ठीक है। और पीछे वाला ये सराती वाला है, पर पीछे वाला जोड़ दो। जोड़ना है आपको, ये लड़का और लड़की का शादी हो रहा है, ये बाराती और ये सराती है, जोड़ दिया तो रमेश हो गया। रहा बात संस्कृत में करने का, तो यदि रहा रमा जोड़ इस, तो आप कर देंगे रमा जोड़ इसह, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रमेशह। बस हिंदी में बनाओ या संस्कृत में बनाओ, दोनों का रूल एक ही है। आप एक संधि पढ़ेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं शंकर सर, ठीक है, और मैं आपको हिंदी और संस्कृत बताऊंगा। आप तो परिचित होंगे ही होंगे, नहीं तो फिर समझ लो कि मैं शंकर सर, ठीक है, सिमतला से बिलोंग करता हूँ। आपको ये हिंदी और संस्कृत का मैं क्लास लेकर के आऊंगा। और पिछले बार मैंने आपको हिरोशिमा के बारे में बताया था, और कैसे लेखक परिचय से कैसे आता है। और आपने इस दिनों में 2-4 दिनों में
हमारे बातों पर जरूर ध्यान दिया होगा। और पिछले बार जो आपके भैया बहन दीदी जो भी एग्जाम दिए होंगे उसका क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा कि ये कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, और उसमें से तुम क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा कि ठीक है लेखक परिचय कवि परिचय आता है, व्याकरण कैसा आता है, तो ये व्याकरण भी आपको समझ में आएगा। और आपको मैंने बार बार बता रहा हूँ कि आपको संस्कृत में भी क्लास बताऊंगा। जहां तक आपको दिक्कत होगा आप कमेंट करके बताएंगे जरूर कि सर ये अनुवाद बताइए, विभक्ति बताइए। तो पिछले बार अब मैं हिंदी का बताया था हिरोशिमा के बारे में, आज वर्तमान में आपको हमने व्याकरण से संधि के बारे में बताएं, और नेक्स्ट बार फिर आपको हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और इस बार आपका संस्कृत का क्लास 10 का संस्कृत का क्लास लेकर के आएंगे, और वह क्लास होगा, पाठ का नाम होगा नीति श्लोका। और नीति श्लोका के बारे में विदुर नीति है उनमें, और विदुर जी के बारे में आपको पूरा परिचय देंगे। तब तक आपको धन्यवाद, फिर मिलेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत शुभकामनाएं ये गणेश पूजा का, विश्वकर्मा पूजा का, और अभी माँ बहनें करती होगी तीज पर्व का। सभी को एक साथ शुभकामनाएं, और आपको आशा करता हूँ आप जीवन में अच्छे तरह से पढ़ोगे तो त्योहार भी मनाएंगे, पर्व भी मनाएंगे। और अपना जो सबसे बड़ा परीक्षार्थी का त्योहार होता है बेटा, वो होता है पढ़ाई, वो होता है परीक्षा। माँ बहन कर रही है, पापा कर रहे हैं, उन्हें भी करने दें, आप भी खुशियों में हाथ बटाएं। लेकिन आप अपना का जो सबसे बड़ा पर्व है परीक्षा का पूर्ण रूप से तैयारी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर अगला वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद।